दोस्तों नमस्कार। यह संसद है, लोकतंत्र के पहरेदार के तौर पर इसकी पहचान है। इस देश में जब नोटबंदी लागू हुई और कतार में लगकर 100 से ज्यादा इस देश में मौतें हो गई, तो विपक्ष ने इसी संसद के भीतर सवाल उठाया था। अलग अलग दिनों में इस पर चर्चा होती रही, बहस होती रही और प्रधानमंत्री ने जिस दिन 50 दिनों का वक्त मांगा, तब तक संसद के भीतर तकरीबन 20 घंटे की बहस नोटबंदी को लेकर हो चली थी। उसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी कहा गया दूसरी आजादी है ये। उस जीएसटी के अलग अलग स्लैब को लेकर इस देश के व्यापारियों में आक्रोश था, उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो आंदोलनरत थे। इस देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेक्टर में बड़ा संकट था। पार्लियामेंट के भीतर उसको लेकर भी चर्चा शुरू हुई। चर्चा तकरीबन 18 घंटे तक चली, अलग अलग दिनों में और लगातार 6 महीने तक। लेकिन जीएसटी वैसे ही लागू हुआ जैसे नोटबंदी लागू हुई थी। उसके बाद इस देश में राफेल का सवाल उठा। राफेल को लेकर कीमत बताएं या ना बताएं, इसको राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो गया। पार्लियामेंट के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहस रुक गई। लेकिन इस राफेल को लेकर भी बहस पार्लियामेंट के भीतर तकरीबन 14 घंटों की हुई, अलग अलग दिनों में हुई। उसके बाद कोविड महामारी को लेकर चर्चा हुई और जब यह सवाल उठा कि उससे मरने वालों की स्थिति ऑक्सीजन की कमी से थी, तो इसी संसद के भीतर सरकार ने कहा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। उस ऑक्सीजन की कमी और ना कमी की परिस्थितियों पर भी 6 घंटे का वक्त जायर हुआ। जायर इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। बहस चर्चा में शामिल हुआ, विपक्ष अपने तौर पर बहस में शामिल हो गया। उसके बाद यह कहा गया कि कोविड से मरने वालों को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएं। एक वक्त प्रधानमंत्री ने माना, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर नकार दी गई स्थिति। चर्चा उस पर भी हुई, तकरीबन 5.5 घंटे उस पर भी वक्त गुजारे गए। लेकिन फिर वही स्थिति, जो सरकार ने चाहा, जो सरकार ने कहा, वो अंतिम लकीर। और फिर 3 कृषि कानून। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर भी लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा हुई। लोकसभा में 5 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे इस दौर में चर्चा हुई। लेकिन जब उसे पास कराने का वक्त आया तो सबने कहा कि वोटिंग करा लीजिए। लेकिन उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने कहा सुनाई नहीं दे रहा है और आप लोग हंगामा कर रहे हैं, तो ध्वनि मत से इस कानून को पास कर दिया जाता है। और उस कानून को भी पास कर दिया गया। सरकार ने जो चाहा वो किया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि संसद में इसकी मुहर लग चुकी थी। राष्ट्रपति क्या करते। लेकिन आज एक बार फिर वक्त का पहिया घूमा और बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से ध्वनि मत से बिना वोटिंग के पास करा लिया गया था 3 कृषि कानून, आज उसी ध्वनि मत से उसी कृषि कानून को वापस ले लिया गया। चर्चा इस बात को लेकर नहीं की गई कि दरअसल यह वापस क्यों लिया जा रहा है, जबकि राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी और यह भी कहा कि दरअसल कानून तो शानदार है, लेकिन वह समझा नहीं पाए। तो क्या एक व्यक्ति के समझाने और ना समझाने को लेकर 1 साल तक यह देश आंदोलनरत रहा? किसान अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ और वो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री है। यानी लोकतंत्र के पहरेदार के तौर पर पार्लियामेंट की भूमिका इस दौर में क्या होनी चाहिए? कुछ मीडिया हाउस बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट इस बात का जिक्र करते हैं और सत्ता पक्ष के नेता भी इस बात का जिक्र करते हैं कि पार्लियामेंट में जब शोर शराबा होता है तो प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए व्यर्थ हो जाते हैं। हमने भी सोचा कि इस दौर में नोटबंदी, जीएसटी, पेगासस का जिक्र भी यहां जरूरी है। पेगासस को लेकर भी जब पार्लियामेंट के भीतर चर्चा शुरू हुई तो फिर उसे राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया। उस पर भी तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त जायर हुआ। लेकिन फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कह दिया राष्ट्रीय सुरक्षा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कमेटी बना देते हैं। अब उस कमेटी की रिपोर्ट जनवरी में आने वाली है, तब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर सत्ता ने जो चाहा, जैसे चाहा वैसे किया, क्योंकि बहुमत उसके पास है।
और उस बहुमत में बैठे हुए तमाम सांसदों के सिरों को अगर आप गिनते चले जाइएगा तो वो बहुमत की तादाद के साथ प्रधानमंत्री के भाषण पर, प्रधानमंत्री के अपने व्यक्तित्व पर और शायद उनके पास चुनाव जीतने की जो जादू की छड़ी है उसी के आसरे हां में हां मिलाते हैं। यानी पार्लियामेंट के भीतर चर्चा से अगर सत्ता के अनुकूल ही परिस्थिति बने, सत्ता विपक्ष के द्वारा उठाई गई किसी आवाज को ना सुने, तो फिर क्या होगा? इस दौर में जब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का जिक्र सत्ता पक्ष के लोग भी हंगामा शुरू करने पर यह कह देते हैं कि विपक्ष हंगामा ना करे, देश की संपत्ति इससे व्यर्थ होती है, तो जब गिना गया इन तमाम दौर में जो सत्ता ने चाहा वो किया, तो इस देश का उस दौर में तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा जाहिर हो गया। सिर्फ कृषि कानून पर ही 12 घंटे जाहिर हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि 2.5 लाख रुपए मिनट के हिसाब से पार्लियामेंट के भीतर जो लगातार 40 घंटे तक बहस चली, उसको अगर मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि तकरीबन इस देश का 80 करोड़ रुपए से ज्यादा इस दौर में क्या व्यर्थ हो गया। यह कहा जाए या यह कहा जाए कि दरअसल लोकतंत्र के पहरेदार के तौर पर पार्लियामेंट की मौजूदगी इस दौर में बहुमत वाली सत्ता के सामने कुछ भी नहीं बचती है। और बहुमत वाली बीजेपी की सत्ता में प्रधानमंत्री ने जब चाहा, जैसा चाहा, जिस रूप में चाहा, उसी रूप में कानून का ऐलान करना और उसी रूप में उसे वापस ले लेना। तो इसके मतलब मायने क्या है? हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट ही नहीं, इस सरकार की परिस्थितियों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त इस कानून को लाया गया और 20 सितंबर 2020 को जब यह पास हुआ, तो उस वक्त की शाम को याद कीजिए आप, इस देश के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ये बताने बैठे थे कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है सही हो रहा है और ये 3 कानून इस देश के किसानों के हक में है। प्रधानमंत्री ने भी उस समय कुछ कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आजादी के बाद किसानों की किसानी में एक नई आजादी देने वाला यह विधेयक है। तो फिर क्या 1 साल के बाद दोबारा गुलाम बनाने की परिस्थितियों में किसान को लाकर 3 कानून वापस लेते हुए क्या वापस खड़ा कर दिया गया, यह कहा जाए? या फिर जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस समय जो तमाम मंत्रियों की फेरिस्त एक के बाद एक 6 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन थे वो? उस दौर को याद कीजिएगा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। उस दौर को याद कीजिएगा तो रेलवे के मंत्री भी पीयूष गोयल थे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी वही थे, वह भी बैठे थे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी बैठे थे। कोयला मंत्री उस वक्त प्रहलाद जोशी थे, वह भी बैठे थे। उस वक्त केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे, जो अब नहीं है, वह उनको हटा दिया गया, वह भी बैठे थे। और थावरचंद गहलोत उस वक्त केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थे, वह भी बैठे थे। इस देश के 6 कैबिनेट मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस कानून पर प्रधानमंत्री की जो सोच थी उस पर मुहर लगाते हैं। पार्लियामेंट के भीतर जिस तरीके से ध्वनिमत से पास कर लिया गया 20 सितंबर 2020 को, उस पर मुहर लगाते हैं। सब कुछ जायज हुआ है। लेकिन दोबारा लौटिए उन्हीं परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जब पार्लियामेंट की उपयोगिता का जिक्र होगा तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए उस समय विपक्ष क्या कह रहा था। विपक्ष ने खुले तौर पर उस समय कहा था, कांग्रेस की तरफ से यह आवाज थी कि इस राजनीतिक दलों, किसानों और तमाम नेताओं की संसद नहीं सुनती है। बिल किसानों की पीठ में छुरा खोपने जैसा है। यह भी कहा गया था कि जिस तरीके से उपसभापति ने राज्यसभा में जो किया वह पूरी तरीके से असंवैधानिक था, लेकिन सबकी आंखें बंद रहीं क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के जरिए बोला कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी, हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। और जब उसके बाद जब पार्लियामेंट बैठी और जब इन 3 कानूनों का जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री की इन्हीं बातों को लेकर तमाम मिनिस्टर्स जो लोकसभा या राज्यसभा में थे या फिर जो सांसद थे, उन्होंने भी इसी लकीर पर चलना शुरू कर दिया। इस 1 बरस के भीतर में पार्लियामेंट की उपयोगिता क्या रही? उस वक्त जब वोटिंग चाहते थे तो वोटिंग नहीं हुई, अब जब बहस चाहते हैं तो बहस नहीं हुई। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसकी वापसी क्या इसलिए हुई है 3 कानूनों की? प्रधानमंत्री कहते हैं हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या इस देश में
कोई सरकार अगर किसी समुदाय विशेष को समझा नहीं पाती है तो पहले उसे कोड़े मारे और उसके बाद बोले ठीक है, इस कोड़े पर मलहम लगाने की व्यवस्था हम करते हैं, अब कोड़े नहीं मारेंगे। यही है मलहम। क्या यह माना जाए? या दूसरी स्थिति इस दौर में जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार एक व्यक्ति विशेष के डिसीजन पर आकर टिक गई है, क्योंकि इस दौर में क्या कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कैबिनेट बैठक की कोई मिनट्स निकल कर आए? नहीं निकल कर आए। उस दौर में भी निकल कर नहीं आए, अब भी निकल कर नहीं आए। जब लागू हो रहा था तब भी निकल कर नहीं आए, और जब वापस लिए जाने की कैबिनेट बैठक का जिक्र था फिर भी मिनट्स उसके निकल कर नहीं आए। इसके बाद जब आप देखिएगा तो क्या यह माना जाए कि संसद हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है? आज प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने बड़ा लंबा भाषण दिया, लगभग 5 मिनट वह बोलते रहे, इस बात को लेकर बोलते रहे कि किस तरीके से लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और इन 3 कानूनों को लेकर लोकसभा के भीतर सिर्फ 3 मिनट लगे, राज्यसभा में सिर्फ 2 मिनट लगे, और ये 3 कानून वापस हो गए। और तो और इस देश में राष्ट्रपति ने भी सवाल उस वक्त भी नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है। जबकि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में एक बार तो सवाल करना बनता है, पूछना बनता है, वापस कॉपी लौटाना बनता है, लेकिन वह भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति भी उतनी जल्दबाजी में थे जब लागू हो रहा था तब, और अब जब पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में कानून वापस हो गया तब। लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो हम नोटबंदी से जिक्र किए, जीएसटी पे आए, पेगासस पे आए, राफेल पे आए, और कोविड के दौर में मुआवजा 4 लाख दिया जाए ना दिया जाए, ऑक्सीजन को लेकर मौतें हुई हैं या नहीं हुई, ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। सत्ता ने सोच लिया क्योंकि बहुमत उसके साथ है तो वो ठहाके लगाएगी। आप उसको ठहाके लगाने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन फिर लोकतंत्र और इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है? क्या नेता को और नेताओं को और सांसदों को उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बगल में एक दूसरी बिल्डिंग नहीं ले लेनी चाहिए? किराए पर ही ले ले। एनडीएमसी की बिल्डिंग बड़ी शानदार है, उसका हॉल भी बड़ा शानदार है, जंतर मंतर के ठीक सामने है। उसको किराए पे ले लीजिए और वहां रोज बैठिए और वहां विपक्ष अपनी पॉलिसी पर चर्चा करे और इस देश की परिस्थितियों के बारे में अपने तौर पर बताना शुरू कर दे। जिस मीडिया को जरूरत होगी वहां जाएगा, या मीडिया नहीं जाएगा तो खुले तौर पर हो जाएगा कि उस पार्लियामेंट के भीतर जहां लोकतंत्र गायब है वहां सिर्फ सत्ता बैठती है, और सत्ता के परिस्थितियों को दिखाने, जताने और उसे ही सच बताने, बिना सवाल करने के मीडिया की वहां मौजूदगी होती है। क्या ऐसी स्थिति इस देश में धीरे धीरे आ जाएगी? आई है या नहीं आई है, लेकिन आ जानी चाहिए। क्योंकि जब पार्लियामेंट की उपयोगिता किसी भी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, यही जिक्र तो बार बार हम लोग सुनते हैं। स्पीकर यही बात कहते रहे, अच्छा आप चर्चा चाहते हैं हम चर्चा करा देंगे, अच्छा आप बहस चाहते हैं हम बहस करा देंगे। प्रधानमंत्री जब भी सत्र शुरू होता है औपचारिकता निभाते हुए आते हैं, मीडिया दूर में खड़ी होती है, एक दायरा बना होता है और यहां से कहते हैं और सब ठीक ठाक है, हम इस चर्चा करने को तैयार हैं। लोकतंत्र तो चर्चा से ही चलता है और लोकतंत्र का मंदिर तो यही पार्लियामेंट है। तो इस पार्लियामेंट के आश्रय क्या लोकतंत्र को खत्म करने का ढाल बनाया जाता है? क्या इस दौर में राजनीतिक सत्ता पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशनली चेक एंड बैलेंस को पूरे तरीके से खारिज कर चुकी है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जब बहुमत अगर तानाशाही में तब्दील हो रही है, या फिर जो बिल सामने निकल कर आए उस बिल के जो 3 मुद्दे थे उस पर किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? यह क्यों नहीं कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रहा है? यह किसी ने क्यों नहीं कहा कि इसमें जमाखोरी को लाइसेंस मिलने की परिस्थितियां हैं? यह कोई क्यों नहीं अपने तौर पर कह रहा है कि जो भी व्यापारी खरीदेगा वह एमएसपी पर ले या नहीं ले? इनसे हटकर आप कुछ सोचते क्यों नहीं है? सरकार ने औपचारिक रूप में अपने बिलों को सामने रख दिया। अब इन बिलों पर चर्चा कौन करे? मसलन इस दौर में किसान बिल संशोधन को लेकर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन बैंकों के निजी हाथों में जो बेचने की प्रक्रिया होगी उस पर मान लीजिए चर्चा होगी, या क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा होगी, या फिर विद्युत संशोधन बिल जो लाएगा हो सकता है उस पर भी चर्चा हो। लेकिन सरकार ने जो सोच लिया है, क्या इस चर्चा के बाद उसमें कुछ संशोधन होगा? यकीन जानिए कोई संशोधन नहीं होगा। तो पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट क्यों व्यर्थ कोई कर रहा है? और क्या विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस देश की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल है? सत्ता तो लोकतंत्र में
अपने परिस्थितियों को संसद का ढाल बनाकर लोकतंत्र जीवित है यह बताने की कोशिश करती है। तो आप ही बताना शुरू कर दीजिए कि लोकतंत्र नहीं है, इसके लिए हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। और पार्लियामेंट अगर लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पर डेमोक्रेसी ही नहीं है तो फिर हम वहां क्यों जाएं? हम तो किसी भी तरीके से एक दूसरे मकान में बैठ जाएंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल किराए पर लेंगे और वहीं चर्चा कर लेंगे और बताएंगे कि ये नीतियां हैं, इस रूप में है। क्या यह स्थिति नहीं आ रही है देश में धीरे धीरे? या फिर विपक्ष के नेता जो पारंपरिक राजनीति की लकीर लगातार खींचते रहते हैं, क्या उन्हें यह समझ नहीं है? हमें लगता है इस बात का जिक्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि एमएसपी को लेकर भी कुछ सवाल हैं। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम एमएसपी के हिसाब से भी सोचें, उससे पहले एक चीज दिमाग में रखिए, इन 3 कानून को लाने में लोकसभा में 5 घंटे चर्चा हुई। यह सरकार का आंकड़ा है। उस कानून को वापस लेने में 3 मिनट लगे। राज्यसभा के भीतर 7 घंटे चर्चा हुई, उस कानून को वापस लेने में 2 मिनट का वक्त लगा। यह स्थिति है। कौन जिम्मेदार है यह आप सोचिए, और बरस भर के भीतर क्या क्या इस देश में हुआ यह भी कोई अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो कुल 23 फसलों का इस देश में कुल उत्पादन होता है, अगर सभी को एमएसपी के दायरे में ले आया जाए तो सरकार पर जो बोझ पड़ेगा या सरकार को जो पैसा देना होगा वो है 11,90,000। लेकिन कुछ किसान या बहुत किसान इस देश में अपने खाने के लिए तो अनाज रखते ही होंगे, कुछ बीज के लिए भी रखते होंगे। उन सबको अगर आप माइनस कर देंगे तो उसके बाद सरकार पर बोझ पड़ेगा 9 लाख करोड़ का। सरकार कह रही है एमएसपी पर तो आप कुछ पूछिए ही नहीं। अब सवाल है कि एमएसपी पर कुछ पूछिए नहीं, और संयोग से आज ही एक सांसद सुशील कुमार सिंह ने एक सवाल रखा पार्लियामेंट में कि जो कॉरपोरेट को आप बैंकों से लोन देते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने जो हैं उसमें आपने कितना माफ कर दिया है। तो जवाब देने के लिए जो राज्य मंत्री थे वो निकलकर सामने आए। उन्होंने, जो राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ है, उन्होंने जवाब दिया, लिखित जवाब दिया। उन्होंने तमाम नियम कायदे जानकारी देते हुए कि पहले 6 महीने में यानी अप्रैल से सितंबर तक के बीच में हमने जो माफी दी है वो 46,382 करोड़ की दी है। अगर इस फेरिस्त को आप 5 साल में निर्धारित करना शुरू कर दे, जो इनडायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज को रियायत दी जाती है और जो बैंकों को इस दौर में लगातार रिटर्न ऑफ के नाम पर और अलग अलग आरबीआई के कानून बताए जाते हैं, नहीं वसूली तो होगी, वसूली तो करते रहेंगे, लेकिन जो भी रिटर्न ऑफ किया गया अगर उस दोनों को आप जोड़ देंगे तो यह 9 लाख करोड़ बन जाएगा। जो इनडायरेक्ट वे में कॉरपोरेट का टैक्स माफी की जाती है और डायरेक्ट वे में जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, इन 3 सब चीजों को मिला दीजिएगा तो 9 लाख करोड़ बन जाएगा। तो क्या सरकार पर बोझ पड़ेगा? पहला सवाल यह है। दूसरी स्थिति इन सब के बीच है कि सरकार अपने तौर पर कहती है नहीं नहीं एमएसपी से चलेगा काम। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बताना होगा कि इस देश के भीतर में जो हर घंटे किसान अपने माल को बेचते रहता है, उत्पाद को बेचते रहता है, तो सरकार के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसमें वो पता लगा लेती है कि दरअसल जो भी चीजें बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो एमएसपी पर हो रही हो। आपने कानून तो बनाया नहीं। हमें लगता है यहां पर गन्ना किसानों का जिक्र करने की जरूरत है। गन्ना की एक कीमत तय की जाती है और गन्ना मिलें जो हैं उसी घोषित मूल्य पर गन्ना खरीदती है। यह अलग मसला है कि उनकी भी पैसे की वापसी नहीं हो पाई है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार गन्ना मिलों को पैसा दे देती है, उन तक पैसा पहुंच नहीं पाता है, और तमाम इंटरेस्ट और बकाया जोड़ते चले जाइएगा तो तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में बन जाएगा। लेकिन फिर लौटिए, सरकार जब चर्चा नहीं करती और कहती हमने कह दिया ना, यानी तानाशाही का एक अद्भुत रूप है और पार्लियामेंट के भीतर लोकतंत्र के विलुप्त होने की जबरदस्त परिस्थिति है। प्रधानमंत्री ने चाहा, आ गया कानून। प्रधानमंत्री ने चाहा, तमाम सांसदों ने हाथ खड़े किए, ध्वनि मत लगाया, जोर से चिल्लाए और उसके बाद पास हो गया। और प्रधानमंत्री ने नहीं चाहा तो ध्वनि मत से उसी जोर से कहा हां हां हम वापस लेना चाहते हैं। यानी इस देश के भीतर 303 सांसद जो बीजेपी के हैं, क्या वह नहीं सोच पा रहे हैं कि उन 303 सांसदों में से 192 सांसदों की जिंदगी में तो खेती जुड़ी रही है, वह भी खेतीहर परिवार से आते हैं। क्या उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा जिस समय कानून लागू हो रहा था तब भी ध्वनि मत हां हां हां, और जब खारिज हो रहा है तब भी हां हां हां? तो सही क्या है? सही एक ही शख्स है, इस देश का प्रधान सेवक,
और क्या ये देश का समूचा लोकतंत्र, समूची पार्लियामेंट की परिस्थितियां और इस देश के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस काम करने वाले उस हाहा और नाना के पीछे दौड़ते भागते हैं? और यही इस देश का पूरा सिस्टम है क्या? यह एक सवाल है। चर्चा तो इस पर भी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर होनी चाहिए, लेकिन ना, नहीं करेंगे। अब यहां पर अलग सवाल दूसरा निकल कर आता है कि जिस बातों का जिक्र इस दौर में 14.5 करोड़ किसानों को एमएसपी कैसे मिले, नहीं मिले, किस रूप में हो, क्या एफसीआई उतनी परिस्थिति को पैदा कर पाएगी? एफसीआई के पास गोडाउन है या फिर स्टाफ है या सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था है? नहीं है। इसीलिए तो अडानीज के गोडाउन तमाम जगहों पर बनते चले गए और मध्य प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली उनसे समझौता कर लिया। और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर भी ये घुस चुके हैं, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें बंगाल भी है, उन जगहों पर भी ये खुले तौर पर आ चुके हैं जहां ये सिलोज बना रहे हैं। अंबानीज और अडानीज के व्यापार और उनका जो पूरा अपने तौर पर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से कोई राज्य बच नहीं पाया है। ये बोलने की बात है कि आपने पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा ही नहीं है इस दौर में। विरोध करने की परिस्थितियां सबके साथ है, तो पार्लियामेंट में हाहा और नाना की परिस्थिति में जब बहुमत के साथ प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो फिर बाकी सब कोई क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अंदर पार्लियामेंट के भीतर सत्ता पक्ष ठहाके लगाएगा। यही स्थिति हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें जनता ने पहली बार, अगर किसानों ने अपने तौर पर एकजुटता के साथ आंदोलन करके दिखाया और बरस भर में प्रधानमंत्री झुक गए, तो एक मैसेज तो यही निकला, इस देश में संघर्ष उस लोकतंत्र को जिंदा कर सकता है जिस लोकतंत्र की हत्या पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रीज की मौजूदगी में होती है। तो क्या संसद से ज्यादा बड़ा लोकतंत्र सड़क पर संघर्ष के जरिए जिंदा रखा जा सकता है? और ये तमाम पार्लियामेंट्रीज, सत्ता विपक्ष, सबको जोड़िए एक साथ, क्या इनकी कोई हैसियत नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र को संभाल कर रखे? वह लोकतंत्र जिसके सरोकार इस देश के लोगों के साथ हो। यकीनन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थिति यहीं पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी देखिए, जो रिपील किया गया, जो वापस लिया गया, उसका जो लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा है, जब हमने देखना शुरू किया, उसमें भी किसानों को लेकर सरकार ने अपनी ही पीठ ठोकी है। कहा कि 5 साल, 6 साल, 7 साल में बजट जो है 25,000 करोड़ से 1,23,000 करोड़ तक हो गया। हमने इस दौर में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खातों में जमा किए हैं। हमने इस दौर में सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 22 करोड़ बांट दिए हैं। हमने बीमा योजना के तहत इस दौर में लगभग 8.5 करोड़ किसानों ने क्लेम किया और 1 लाख करोड़ रुपया उनको दिया गया है। यह भी कहा गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ रुपया। और फार्मर वेलफेयर स्कीम, जिसमें ऑयल सीड है, दाल है, कॉटन है, इन सब का जिक्र जब किया गया तो हमें लगा कि इन सब की हकीकत को परखा जाए। 2014 में क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है, क्योंकि उसके बाद तो कहा गया था 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसी भी पार्लियामेंट के भीतर किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी सांसद को अगर डाटा चाहिए तो वो कलेक्ट करे, उसके पास तो रिसर्च टीम होती है। वो जरा परखना शुरू करे कि जो रिपील के लिए कृषि मंत्री तोमर साहब ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा और पढ़ा है, उस कागज में जो दस्तावेज है, क्या ये वाकई उपलब्धियां हैं या इस देश की त्रासदी है किसानों को लेकर? एक झटके में सारे डाटा खारिज मिल जाएंगे आपको। जो सरकार कह रही है इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतनी सुविधाएं दी, इतना बिकने की परिस्थिति मिला, सारी चीजें धराशायी है। तो क्या राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं तो इन बातों की जांच उन्हें नहीं करनी चाहिए कि पार्लियामेंट से निकला हुआ कागज वह भी दरअसल इस देश की किसानों की परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता है? ठीक वैसे ही जैसे पेगासस में जासूसी होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राफेल की कीमत नहीं बताएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा, हम जीएसटी में स्लैब ठीक करेंगे क्योंकि लूट होती थी इससे पहले, देखेंगे क्या करना है, नोटबंदी इसलिए लाए, ब्लैक मनी खत्म, सब चीजें उलट पुलट है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट है क्योंकि वह लोकतंत्र का मंदिर है। उस लोकतंत्र के मंदिर को हमने चूमा है, वहां पर नमन किया है, तो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने नमन किया। और संयोग से दोनों की परिस्थितियां पार्लियामेंट के भीतर अगर खारिज दिखाई देती है तो जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा, या हर कोई इंतजार करेगा 2024 का। और 2024 में जो टेक्नोलॉजी होगी वह उस लोकतंत्र पर हावी हो जाएगी और फिर कहा जाएगा अच्छा देखिए वोटिंग भी इस देश में लूट ली गई। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? चल रहा है, चलने दीजिए।
यही कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।